तो लगातार आरजेडी की टीम चुनावी मौसम का मिजाज समझने के लिए भानु प्रतापपुर क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और लगातार हर इलाके से आपको रूबरू करा रहे, जनता से मिला रहे, जनप्रतिनिधियों से मिला रहे, साथ ही साथ नेता मंत्रियों से भी मुलाकात करा रहे कि सियासी मिजाज और सियासी मूड क्या कहती है जनता का, साथ साथ मंत्रियों का। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी। कौशिक जी, पहले तो आपका आरजेडी में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद जी। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि लगातार हम लोग आरजेडी की टीम मिजाज चेक कर रहे हैं किस तरीके से सियासी मूड है यहाँ के जनता का। आप लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, भानु प्रताप के हर एक वो गांव जा रहे हैं जहाँ पर लोगों को ब्रह्मानंद के पक्ष में आप प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। क्या कुछ सियासी मूड दिख रहा है जनता का? देखिए, लगातार कार्यक्रम और जनता के बीच में जाना, उन लोगों से बातचीत करना, कुल मिलाकर के भानु प्रतापपुर के जनता आज इस मूड में पहुंच चुके हैं कि इस उपचुनाव के माध्यम से कांग्रेस को एक संदेश देना है। ब्रह्मानंद जी को जिताने के लिए एक मत से तैयार हैं। 4 साल सरकार की जिस प्रकार से सरकार ने काम किए कि आज कुछ बता सके, यहाँ बताने की स्थिति में सरकार नहीं है। लगातार लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, छला हुआ महसूस कर रहे हैं। चाहे वो युवाओं को रोजगार देने की बात हो, नौकरी देने की बात हो, जो महिला स्व सहायता समूह के कर्जे की बात हो, छूट करने की, बिजली बिल हाफ इतना भारी पड़ा है कि उनको करंट लग रहा है, करंट पसीना निकल गया है बिल पटाने में। और उसके बाद में किसानों को जो बोनस के बड़े बड़े वादे किए कि 2 साल का बोनस हम देंगे, लगभग जो उनके घोषणा पत्र, उनके चुनावी एजेंडे 4 साल होने को आ गया। 4 साल में जनता अब इस बात को समझ गई है कि ये सरकार कुछ करने वाले नहीं है, सड़क का गड्ढा पाटने की स्थिति में नहीं है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन सरकार के जो मंत्री वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम भूपेश सरकार की जन कल्याणकारी हितैषी योजनाएं हैं उनको जनता से रूबरू करा रहे हैं। ऐसे में नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप लोग कह रहे हैं कि बताने के लिए कुछ नहीं और वो लोग बताने के लिए बहुत कुछ है बोल रहे हैं? देखिए, उनका ना कोई हाई स्कूल बन रहा है, ना कोई हायर सेकेंडरी में उसका अपग्रेडेशन हो रहा है, ना ही कहीं कॉलेज का निर्माण हो रहा है। लगातार ये जनता इस बात को भी देख रही है कि उन्होंने किसानों को कैसे छला कि यूरिया के नाम पर 278 का 600-700 रुपये किसानों को छला गया है। डीएपी खाद में उनको छला गया है। सबसे बड़ी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, आज लगभग 18 लाख गरीबों का प्रधानमंत्री आवास छीनने का काम भूपेश बघेल ने किया है। जल मिशन के अंतर्गत में अभी तक टंकियां खड़े हो जाने थे, पानी घर में पहुंचना चाहिए, पूरे क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं। लेकिन देखने के बाद में कोई लोग ये बता पाने में असमर्थ है कि उनके घर में टेप नल के द्वारा पानी पहुंचाई जा रही है। इतनी महती योजना, इस बात को लेकर के जनता में आक्रोश भी है। और आक्रोश का स्वाभाविक रूप से कि 32% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर रमन सिंह जी ने हमारे आदिवासी समाज को दिया और भूपेश बघेल आने के बाद में उनके इतनी भी सुरक्षा नहीं कर पाई। उनका 32% छीन लिया गया, उसमें 20% अब है, 12% उनका कटौती हो गया। उसको भी बरकरार रखने में ये भूपेश बघेल की सरकार असमर्थ रही है। आज चाहे पिछड़ा वर्ग हो, 27% के नाम से झुंझुना पकड़ाया, खूब स्वागत सत्कार हुआ। और स्वागत सत्कार के बाद में आखिर में जगदलपुर में क्या हुआ, 10 मिनट के अंदर में मैदान कैसे खाली हो गया। इस बात को लेकर के उनके मन में रोष है। और रोष इसलिए है कि जो आदिवासी के आरक्षण में कटौती के लिए जिन्होंने हाई कोर्ट में गया, ओबीसी के आरक्षण के खिलाफ में जिन्होंने हाई कोर्ट गया, उनको नवाजने का काम इस भूपेश बघेल ने और उनकी सरकार ने किया। हम पूछना चाहते हैं कि जो आरक्षण में ब्रेक लगाया और रुकवाने का काम किया गया, आप उनको नवाज करके क्या बताना चाहते हो कि हम आरक्षण के उनके समर्थक हैं कि विरोधी हैं? और मैं कह सकता हूं कि आरक्षण के विरोधी हैं। और इसीलिए उनको उन्होंने जिस प्रकार से पोस्ट किया गया, आज वो लोग पद में बैठे हुए हैं
जो लोग स्टे लगवाए हैं। तो छत्तीसगढ़ की जनता चाहे आदिवासी हो ओबीसी हो, इतना अबूझ नहीं है कि ना पहचान सके, उनके कथनी और करनी को पहचान लिए हैं और इसलिए ये आनंद फानन में विधानसभा का सत्र बुला रहे हैं। लगातार जिस तरीके से आप लोग आरक्षण का मुद्दा उठाते रहे और उसी आरक्षण का मुद्दा को लेकर आज भानुप्रतापपुर में एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर जनता भी अब मंत्रियों का विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ मंत्री ये भी कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर आरक्षण को लागू नहीं करवाए तो। दूसरी ओर सरकार का जो फैसला सामने आया है और सरकार ये कह रही है, सरकार के मंत्री ये कह रहे हैं कि हम लगातार आरक्षण के जो 32% आरक्षण के जो फैसला है उसके पक्ष में है। कहीं ना कहीं जनता भ्रमित है। आप लोग कह रहे हैं आरक्षण कांग्रेस सरकार नहीं देना चाहती, अब एक मंजूरी भी दे चुकी हैं। देखिए, मंजूरी कुछ नहीं दिया। जो आरक्षण लागू है उस आरक्षण को संभाल पाने में वो असफल रहे हैं। जो पैरवी होना चाहिए, जो वकील खड़ा करना चाहिए, उसमें असमर्थ रहे हैं। ये तो केवल दिखाने के लिए है। 5 तारीख को मतदान है, इसलिए 2 तारीख को विधानसभा सत्र बुला करके ये बताना चाहते हैं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो आरक्षण के विरोध में गए उसको किस हिसाब से आपने उसको सम्मान दिया है, किस हिसाब से पद में बैठाया है? भूपेश बघेल और उनके सरकार के मंत्री लोग बताएंगे इस बात को। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आरक्षण का घोर विरोधी है। ये देना नहीं चाहते, केवल झुंझुना पकड़ाना चाहते हैं। आपने एक मुद्दा कहा आरक्षण का, 2 मुद्दा और आपने गिनाया कि नल जल योजना जो लोगों तक आज नहीं पहुंच पा रहे। कई महीनों से, कई सालों से वो जो बना है टैंक वो बंद पड़ा है, लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहे। गंदे पानी आज ही पीने पे मजबूर है। मैं भी आज एक गांव गया था, वहां पर इसी तरह की स्थिति है। लोगों का घर नहीं है, घर को लेकर भी काफ़ी आक्रोश है। कई जगह भी चुनाव में वहाँ पर लोगों ये कहने जिला नहीं बल्कि हमको मकान चाहिए। देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी एक अच्छी योजना को लेकर के आए कि आज आज़ादी के हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अमृत महोत्सव के अंतर्गत में सबके सर के ऊपर में छाया हो जाए। पूरे हिंदुस्तान में मकान बन रहा है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मकान मिल रहा है। लेकिन वंचित है तो छत्तीसगढ़ के गरीब लोग वंचित है, वंचित है तो यहाँ के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग वंचित है। और उसको वंचित करने का काम भूपेश बघेल उनके सरकार ने किया है। उसका खामियाजा भूपेश बघेल को भुगतना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात आती है ब्रह्मानंद, जो आपके प्रत्याशी है। 2 तरह के जो यहाँ पर समीकरण बन रहे, एक तो कांग्रेस से भूपेश सरकार के कामकाज, मोहन मंडावी के कामकाज और आप लोग रमन सिंह के कामकाज, साथ ही साथ नरेंद्र मोदी के कामकाज। 2 चेहरे सावित्री मंडावी और ब्रह्मानंद निताम। क्या लगता है, चारित्रिक जिस तरह से लांछन लगाया गया, आरोप लगे हैं और खुलासा किया कांग्रेस ने इसका, तो क्या लगता है ये भी बड़ा मुद्दा है? इसको जन जन तक लेकर जाने का काम कर रही है कांग्रेस। ये साफ तौर पर आज मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा है। हम तो जन जन तक खुद ले जा रहे हैं कि कांग्रेस का चरित्र क्या है। ब्रह्मानंद के नेताम के चरित्र हत्या से कांग्रेस का चरित्र उजागर हुआ है कि एक आदिवासी को विधायक का प्रत्याशी हुआ है, उसको कैसे वो रोकना चाहता है और ये उसका हार का डर उसको सता रही है। आज छोटे से अपराध हो जाए, दूसरे दिन पुलिस पहुंच जाता है। इतने बड़े संगीन अपराध पे आप आरोप लगाए, 3 साल तक ना कोई सम्मन्स, ना कोई नोटिस, ना कुछ, और ना एफआईआर में नाम दर्ज है, ना कोई उसमें पता नहीं कौन सा बयान आ गया, क्या हुआ। लेकिन आखिर 3 साल तक क्या कर रहे थे? यदि सही घटना होती तो मुझे लगता है कि 3 साल तक के कोई इस प्रकार के आरोप लगाए हैं उसमें बाहर नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं जहां स्थान है वहां जाते। लेकिन ये केवल चारित्रिक हत्या करने के लिए आरोप लगाए हैं और यहाँ के जो आदिवासी समाज है इसका बदला लेने के लिए तैयार है। ब्रह्मानंद नेताम यहाँ के विधायक रहे हैं, जनप्रतिनिधि रहे हैं, अच्छी तरह से लोग जानते हैं कि उनका चरित्र क्या है। दूसरी ओर बात करूँ तो जिस तरीके से कांग्रेस के नेता, मंत्री, विधायक है, वो अभी तक से चुनाव से जो बाकी विधायक और मंत्री है, स्टार प्रचारक, वो नदारत रहे। और बीजेपी के जितने भी दिग्गज नेता हैं वो भानु प्रताप की सरजमी पर चुनाव प्रचार करते थे। क्या लगता है, कांग्रेस जीत के लिए आश्वस्त है या फिर जो आप लोग कहते हैं कि हार उनकी इस बार तय है? देखिए, कांग्रेस के लोगों को भी मालूम है कि जनता नाराज है। एक मंत्री को भेजे है, उसकी क्या स्थिति बन रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और बीजेपी सभी जगह जा रहे हैं, लोगों का अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। हम लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं, ये इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे जीत करके आएंगे।
और भानु प्रतापपुर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आखिरी सवाल है, लगातार आप लोग बूथ पर काम करते हैं, कल भी आप बूथ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, आज भी की है, क्या लगता है बूथ कार्यकर्ताओं से क्या कुछ फीडबैक है, किस तरीके से उनसे चर्चा चल रही है, किस तरीके से रणनीति है, और साथ ही साथ क्या लगता है बूथ मजबूत है, साथ ही साथ भानु प्रतापपुर बीजेपी के लिए मजबूत है? निश्चित रूप से भानु प्रतापपुर बीजेपी के लिए मजबूत है। पहले भी हमारे विधायक अनेक बार रहे हैं, इस बार भी जीतेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो भी जीत करके आए हैं लोगों ने काम करके बताया है, उनके काम आज भी बता रहे हैं, और इसलिए हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। जनता भी आश्वस्त कर रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और ये हमारे उपचुनाव बीजेपी के पक्ष में जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बूथ मजबूत है, भानु प्रतापपुर में बीजेपी मजबूत है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जिस तरीके से रणनीति बीजेपी ने बनाई है और इस सेमीफाइनल का जो मुकाबला देखने मिल रहा है वो बीजेपी अपनी झोली में डालने की हर संभव प्रयास कर रही है, और कहीं ना कहीं तमाम योजनाएं और भूपेश सरकार की कमियों को लगातार जनता के बीच में गिनाने का काम कर रही है। भानु प्रतापपुर, छत्तीसगढ़।